Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि यदि आपको वास्तव में अमीर बनना है तो आपको अपनी लाइफ में एसेट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एसेट्स बनाए तो बनाए क्या, वह अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि उनको रेगुलर इनकम भी आती रहे और अपना पैसा भी ग्रो होता रहे। इसलिए लोग अपना पैसा बैंक में जमा करवा देते हैं, वह एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बैंक में पैसा रखना एसेट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा साल दर साल कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई दर साल दर साल 7 से 8% की दर से बढ़ रही है। वहीं आपकी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर केवल 6% का ही रिटर्न मिल रहा है। और दोस्तों, जो आज दुनिया में अमीर हैं वह अपना पैसा क्या एफडी में इन्वेस्ट करके अमीर बने? और क्या वह भी अपने पैसे एफडी में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं दोस्तों, वह अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको महंगाई दर से भी ज़्यादा रिटर्न मिलता हो। अमीर लोग अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों, एक बार के लिए दुनिया का जितना भी पैसा है वह एक समान सभी को बांट दिया जाए तो भी कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद जो अमीर थे वे वापस अमीर बन जाएंगे और जो गरीब हैं वह वापस गरीब बन जाएंगे। आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, लेकिन एक किस्सा अपने गाँव का भी मैं आपको बता देता हूँ। साल 2011-12 में हमारे गांव में कॉरिडोर के लिए सरकारी भूमि आवंटित हुई थी, जिसमें सरकार किसानों के पास से जमीन ले रही थी। सरकार ने उस जमीन के बदले में किसानों को उनकी राशि भी दी थी। उस समय पर जिसकी सरकार ने जमीन खरीदी थी उनके पास एक समय में करोड़ों रुपए आ गए थे। उन पैसों का उन्होंने सही उपयोग न करके उन्होंने अपने लिए गाड़ियां खरीद ली, उन्होंने अपने लिए मकान बना लिए, यानी कि सब के सब पैसे उन्होंने लाइबिलिटीज पे खर्च कर दिए। और उनकी हालत ऐसी हो गई कि 2-4 साल बाद में जिस जगह पर थे, जिस गरीबी में थे, उसी जगह पर वापस आ गए। दोस्तों, यदि उन्होंने लाइबिलिटीज की जगह पर एसेट्स क्रिएट करे होते तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं पैसों से बैठकर अपना गुजारा कर सकती थी। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 8 सबसे बेस्ट एसेट्स लेके आया हूँ, जिनमें यदि आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करो तो उसमें अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और अपना पैसा भी ग्रो हो सकता है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला एसेट्स है दोस्तों, वह है कैश। हाँ दोस्तों, कैश। अभी आप ही यही सोचते होंगे कि बात तो एसेट्स की हुई थी, लेकिन केस हर अमीर आदमी के पास में थोड़ा बहुत रिजर्व रखता है ताकि कोई अपॉर्चुनिटी उनसे मिस ना हो जाए। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा बैंक में न रखकर अपने पास में कैश रखते हैं, लोगों को ब्याज पर देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो बाजार में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनको 10,000 रुपये ब्याज पर देता है। दुकानदार को ओनली 8,000 रुपये देता है, बाकी के 2,000 वह पहले से ही ब्याज के काट देता है। फिर वही रोजाना के 100 रुपये लेने जाता है। कोई भी दुकानदार हो 100 रुपये तो दे ही देता है। यही काम वह 100 दिन तक लगातार करता रहता है। आज की तारीख में उसने 5 से 6 लाख रुपए ऐसे ही डेली बेस पर ब्याज पर दिए हुए। शाम होते ही एक चक्कर मारता और रिकवरी करता, बाकी दिन में वह अपना दूसरा काम करता है। तो एक तरीके से समझो दोस्तों, ये उसका एक तरीके से एक एसेट्स ही है। दूसरा एसेट्स है दोस्तों, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट आज के समय में बूम पर है। आज हर बिजनेसमैन अपना पैसा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य में जनसंख्या चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन ज़मीन इतनी ही रहेगी, इसलिए ज़मीन के भाव साल दर साल बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके पास भी बड़ी रकम है इन्वेस्ट करने के लिए, आप भी एक अच्छी लोकेशन देखकर ज़मीन खरीद सकते हो और उस ज़मीन पर कुछ बनाकर किराए पर दे दो, चाहे वह घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे लाइब्रेरी हो, कुछ भी बनाकर दे दो, जिससे आपको एक रेंटल इनकम भी आती रहे। रेंटल इनकम से मुझे याद आया दोस्तों, मेरे भाई ने अभी 2 साल पहले ही मेरे पास वाले शहर में एक ज़मीन खरीदी थी 12 लाख रुपए में। उस पर खर्चा करके उसने एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें कुल लागत आई कम से कम 35 लाख रुपए। तो उन्होंने 30 लाख रुपए का लोन ले लिया, जिसकी EMI आती है ओनली 28,000 रुपये। और उनकी लाइब्रेरी में कुल सीटें हैं 48 और एक स्टूडेंट एक शिफ्ट का देता है 800 रुपये और दिन में 2 शिफ्ट लगती है। उनकी कुल इनकम का यदि अनुमान लगाए तो 48 को 800 रुपये करे 38,400 रुपये एक शिफ्ट के होते हैं, और दोनों शिफ्ट को मिला दे तो लगभग 76,800 रुपये हो जाते हैं। माना कि 20,000 उसके बिजली पानी के खर्चे में चले जाए और 28,000 रुपये की EMI है वह चली जाए। इसके बाद में भी उनका 28 से 30,000 रुपये तक प्रॉफिट होता रहता है। और जो उस ज़मीन का भाव बढ़ रहा है वह अलग है। आपको मैं ये नहीं कहता कि आप भी जाकर लाइब्रेरी खोलो, लेकिन आप भी कुछ इसी तरीके से दिमाग लगाकर अपने लिए एक एसेट बना सकते हो। इस लिस्ट का तीसरा एसेट्स है दोस्तों, स्टॉक्स। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये मेरा फेवरेट एसेट्स है। यदि आपको भी थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की नॉलेज है या फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करके अपने पैसों को किसी कंपनी के शेयर खरीद दिए, तो इसका मतलब है कि आपने अपने पैसों को काम पर लगा दिया। अब आप कुछ नहीं करोगे, सारा काम वह कंपनी करेगी, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वह आपको मिलेगा। और दोस्तों, कई कंपनियां हैं जिन्होंने प्रॉफिट के साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में अपने शेयर भी दिए।
आपने अपने दोस्तों से कई बार ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि काश हमारे माता पिता ने MRF का एक भी शेयर खरीद लिया होता तो आज उसकी अलग कीमत होती, क्योंकि आज MRF की एक शेयर की कीमत लगभग 1,30,000 रुपये से भी ज़्यादा है। शेयर में दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सी कंपनी आगे भविष्य में ज़्यादा ग्रो करेगी, इतनी हमारे अंदर समझ नहीं होती। इसलिए दोस्तों एसेट्स नंबर 4 है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपने SIP के तौर पर या लमसम के तौर पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होगा वह अपनी सूझबूझ के आपके पैसे इन्वेस्ट कर देगा। और यदि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो आपने भारत की टॉप 50 कंपनियों में अपने पैसे को लगा दिया है। यानी कि जैसे जैसे भारत ग्रो होता रहेगा, जैसे जैसे भारत की वो 50 कंपनियां ग्रो होती रहेगी, वैसे ही आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आपने यदि 5,000 रुपये की SIP कर दी और आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आपने कुल इन्वेस्ट किए हैं 9 लाख रुपए, जबकि आपको 15 साल बाद में मिलेंगे 33.84 लाख रुपए, यानी कि 24.84 लाख रुपए का आपको कुल प्रॉफिट हुआ है। और यदि आप 15 साल को बढ़ाकर यदि आप 25 साल करते हो तो आपने कुल इन्वेस्ट किए 15 लाख रुपए, लेकिन जो आपको 15 साल बाद में जो राशि मिलेगी वह होगी 1,64,00,000 रुपए। यही होता है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर, यानी कि कंपाउंडिंग के पावर से आपके पैसे ग्रो होते रहेंगे। और दोस्तों इस लिस्ट का जो 5वां एसेट्स है वह है दोस्तों बॉन्ड। दोस्तों जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तब वह बॉन्ड अलॉट करती है। ये भी इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका है। आपने अपने पैसों को बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको मंथली डिविडेंड भी मिलता रहता है। और दोस्तों बॉन्ड में रिस्क भी बहुत कम रहता है, तो इसको ज्यादा सेफ भी समझा जाता है क्योंकि सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व रहती है। यदि आपने कोई बॉन्ड खरीद लिया तो आपको स्टेबल इनकम भी मिलती रहेगी। बॉन्ड पर आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिलता है। यदि आप लॉन्ग टर्म अपने पैसों को बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हुए रहते हो, आपको इंटरेस्ट के अलावा अंत में आपको मैच्योरिटी पर पूरा पैसा भी वापस मिल जाता है। माना कि यदि आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड 5 साल तक खरीद दिए तो आपको 40,000 रुपये इंटरेस्ट 1 लाख रुपए भी वापस मिल जाते हैं। ये FD से तो एक तरीके से अच्छा ही है। और दोस्तों इस लिस्ट का 6ठा एसेट से दोस्तों वह है गोल्ड। दोस्तों गोल्ड के भाव आज आसमान छू रहे हैं। यदि हम 2001 की बात करें तो 10 ग्राम की कीमत 4,300 रुपये ही थी, लेकिन अभी उसी 10 ग्राम की कीमत लगभग 76,658 रुपये है। दोस्तों गोल्ड के भाव हर साल बढ़ते ही रहते हैं और गोल्ड को सरकार भी रखने की अनुमति देती है, इसलिए इसको सेफ हेवन एसेट भी कहते हैं। मैं खुद एक मारवाड़ी हूँ और मारवाड़ के लोग गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हमारे घर में कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो हम गोल्ड जरूर खरीदते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी यही प्रॉब्लम है कि एक साथ इतना गोल्ड कैसे रखें, कहीं पे चोरी हो गया तो, और एक साथ इतनी मोटी रकम गोल्ड में इन्वेस्ट भी कैसे कर सकते हैं। इसका भी दोस्तों मेरे पास एक सोल्यूशन है। यदि आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते तो आपको गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट करना है। यदि आपने अपने पैसों को गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट कर दिया तो समझो कि आपने एक शुद्ध गोल्ड खरीद लिया है और आप कम से कम 100 रुपये का भी यहाँ पर गोल्ड खरीद सकते हो। जैसे आप निप्पॉन इंडिया का ये गोल्ड ETF देख दो, 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। और जैसे जैसे गोल्ड का भाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पैसे भी ग्रो होते रहेंगे और कितना भी गोल्ड खरीद सकते हो और कभी भी अपना गोल्ड बेच सकते हो। 7वां एसेट है दोस्तों इक्विपमेंट। दोस्तों यदि आपने किसी इक्विपमेंट को खरीदने में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, बाद में वो इक्विपमेंट आप हर बार कमा कर दे सकता है। यदि आपने सही मशीन सही इक्विपमेंट का चयन किया है, पैसे छापने की मशीन भी बन सकती है। दोस्तों मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आज से 2-3 साल पहले हम 3 दोस्तों ने मिलकर एक लाइट खरीदी थी जो घर को सजाने में काम आती है। दोस्तों वह लाइट की कीमत थी लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये और मुझे याद है 2 या 3 साइड पर मैंने काम किया था जहाँ से उन लाइट की कीमत पूरी चुका दी थी। उस लाइट को हम किराए पर देते थे और जो किराया मिलता उनको हम तीनों दोस्त बांट लेते थे। और आज भी मुझे याद है दोस्तों, उन्हीं लाइट से शुरुआत करके मेरा एक दोस्त ने बड़ा बिजनेस कर दिया है। पहले वह शादी ब्याह में लाइट का काम करता था, अब उसके पास खुद का DJ है, जनरेटर है और उसने अभी अभी टेंट और बर्तन का भी काम किया है। अब उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट है जिनको वह रेंट पर देता है। इस लिस्ट का 8वां एसेट है दोस्तों पेटेंट। दोस्तों ये भी एक तरीका का एसेट्स है। यदि आपने कोई भी शब्द या कोई भी वस्तु को पेटेंट कर दिया तो उस पर आपका पूरा अधिकार हो जाएगा। पेटेंट करने में खर्चा एक बार ही आता है, लेकिन उसको कोई भी यूज करेगा उससे आपको कमीशन हर बार मिलता रहेगा। जैसे अस्टीर ग्रोवर सर ने अपना दोगलापन शब्द को पेटेंट किया है, अब कोई भी उनकी परमिशन के बिना उस दोगलेपन शब्द को यूज नहीं कर सकता। दोस्तों कई बार ऐसी कंपनियां होती है जो किसी शब्द को यूज करने में लाखों रुपए तक दे देती है। तो आप भी दिमाग लगाओ और अपने लिए कुछ एसेट्स क्रिएट करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल फाइनेंशियल पुरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।